है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो गाइस एपिसोड को पूरा देखना। एंड अब देखते हैं आज की एपिसोड में क्या होगा। तोबिको का काटाना एज के इटरनेटिस के ऊपर हर तरफ से अपने अटैक कर रहा होता है। अपने एरियल एज का यूज करते हुए एज के इटरनेटिस को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा होता है, क्योंकि इसकी स्पीड लाजवाब होती है। एज टेंशन में खड़ा हुआ होता है और यही सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन वहीं पर काटाना एक सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्लस एरियल एज मार रहा होता है इटरनेटिस को, जिस वजह से इटरनेटिस भी काफी ज्यादा डैमेज ले रहा होता है और काफी ज्यादा बुरी तरीके से काटाना से पिट रहा होता है। काटाना अभी तो पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है इटरनेटिस को, और यही देखकर एज को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन ईको तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर ग्रिम्सन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं चलो तुम उसे हरा सकती हो, हरा दो उसे। फिरिको भी अपनी पूरी ताकत का यूज करती है और कहती है उसे खत्म करो, असोल्ट ऑफ सिलेशिस का यूज करो। तो हम देखते हैं कि एकदम काटाना अपने बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एज कहता है चलो इटरनेटिस तुम कुछ कर सकते हो, अपनी पावर बढ़ाओ। बट तभी एज कहता है इटरनेटिस हार मत मानना, तुम अभी भी ये बैटल जीत सकते हो, अपने ट्रू फॉर्म पर आओ। तो एकदम इटरनेटिस अपनी पावर को इंक्रीज करता है और अपना ट्रू फॉर्म ले लेता है और पहले से ज्यादा जाइंट हो जाता है। इसका ये ट्रू फॉर्म काफी ज्यादा लाजवाब होता है, क्योंकि अब पूरा माहौल ही बदल जाता है। लेकिन हम इतने में ही देखते हैं कि ईको का काटाना अपना असोल्ट सिलेशिस अटैक कर देता है, जो कि इसका बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होता है और इस अटैक में इसकी स्पीड भी पहले से कई ज्यादा होती है। लेकिन तभी एज कहता है अर्थ डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट का यूज करो। तो फिर हम देखते हैं कि इटरनेटिस अपने अर्थ डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट का यूज करता है, वो भी इस स्टेडियम की बैटल फील्ड में, जहां पर एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। और इसी एक्सप्लोजन की वजह से काटाना का अटैक ब्लॉक यानी कि बेकार हो जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इटरनेटिस के अटैक की वजह से काटाना को काफी ज्यादा डैमेज मिल चुका होता है और इस एक अटैक से ही काटाना की हालत खराब हो जाती है। इस ब्लास्ट की वजह से पूरा स्टेडियम भी चकनाचूर हो जाता है, स्टेडियम की भी हालत खराब हो जाती है। और इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अटैक देखकर सभी लीडर्स भी हैरान हो जाते हैं। टीम्स लीडर्स गोल्डन टाउन के लीडर गिलेड तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको एज के ऊपर पूरा भरोसा है। क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर ग्रिम्सन टेंशन में आ जाते हैं। ग्लोरी ऑफ थ्रोन के लीडर बीस बैटल को देखकर कहते हैं ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था। ये वही टीम है जिस टीम के अंदर ब्रोक और कियावे है। वहीं पर हम देखते हैं कि ब्राउन रेज के लीडर भी इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और काफी ज्यादा जाइंट होता है। और इस टीम के अंदर लियोन भी है। लियोन भी इस अटैक को देखकर कहता है मानना पड़ेगा एज, तुम्हारा इटरनेटिस तो लाजवाब है। फिर एज कहता है अब तुम उसे हरा सकते हो इटरनेटिस, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। हम देखते हैं कि ईको काफी ज्यादा टेंशन में होती है, क्योंकि इसके पोकेमोन काटाना से अब ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। तो फिर ईको कहती है चलो काटाना अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। और फिर ईको अपने काटाना को मेगा इवॉल्व कर देती है। और इस मेगा एवोल्यूशन के प्रोसेस के चलते ही हम देखते हैं कि एज अपने इटरनेटिस से इटरना बीम करवा देता है और इटरनेटिस काटाना को मेगा इवॉल्व होते होते अपनी इटरना बीम मार देता है। और इससे काटाना को इतना ज्यादा डैमेज मिलता है और उसका प्रोसेस भी पूरा नहीं हो पाता और ना ही वो मेगा इवॉल्व हो पाता है और वो हार जाता है। ये फेंट हो जाता है और ये देखकर ईको हैरान रह जाती है, इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एज काफी ज्यादा खुश हो जाता है, एज की टीम के सभी मेंबर खुश हो जाते हैं। लेकिन क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर ग्रिम्सन इस हार को देखकर भी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं आखिर ये तुम्हें हो क्या गया है, पहले अलान हार गया अब तुम भी हार गई, आखिर ये कैसे हो सकता है। रे ने तो उस लड़के को पहले भी हरा दिया था, तो तुम दोनों उससे कैसे हार रहे हो, बेवकूफ कहीं के। ग्रिम्सन अपनी टीम पर ही गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन एश मुस्कुरा रहा होता है, जिसके बाद रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ईको अपने पोकेमोन को बुलाकर अपनी टीम में तो वापस आ जाती है और तभी ये अनाउंसर भी अनाउंस करते हैं कि चलिए क्राउन ऑफ गोल्ड अगले ट्रेनर को भेजिए। और फिर हम देखते हैं कि रे काफी ज्यादा रेज में होता है और फिर रे बैटल फील्ड में एश के चम के सामने भी आ जाता है। ये दोनों ट्रेनर आमने सामने होते हैं, बट रे कहता है ठीक है एश कोई बात नहीं, अगर तुमने हमारी टीम के दो मेंबर को हरा दिया है, लेकिन अभी भी मैं हूँ और मैं तुम्हें एक बार
पहले ही हरा चुका हूँ और इस बार भी हरा दूंगा, फिर चाहे तुम अपने कोई से भी पोकेमोन का यूज करो, चाहे लेजेंडरी का यूज करो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने राइचू पोकेमोन का यूज करके ही हरा दूंगा। लेकिन इस पर फिर एश भी मुस्कुराने लगता है, बट तभी रेफरी बताते हैं कि इस बैटल के रूल्स भी पिछली बैटल की तरह है, ये बैटल 1-on-1 है और आप दोनों ट्रेनर अपने एक फिनोमेना का यूज कर सकते हो और लेजेंडरी पोकेमोन का यूज कर सकते हो। लेकिन रे कहता है लेजेंडरी पोकेमोन का तो सवाल ही नहीं उठता है, मेरा रायचू ही हर लेजेंडरी पोकेमोन के ऊपर भारी है। और ये कहने के बाद रे अपने रायचू का ही यूज करता है, लेकिन एश भी मुस्कुराता है और एश कहता है रे ये मौका मुझे काफी ज्यादा मेहनत के बाद मिला है कि मैं तुमसे दोबारा बैटल कर पा रहा हूँ, लेकिन इस बार बात अलग होगी क्योंकि मैंने पिछले मुकाबले से बहुत कुछ सीखा है और मैं भी तुम्हें अपने पिकाचू का ही यूज करके हराऊंगा और अपना बदला लूंगा। एश भी अपने पिकाचू का ही यूज करता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन में बैटल शुरू होती है। रे कहता है वोल्ट टैकल करो, तो एकदम रायचू वोल्ट टैकल करने जाता है। एश कहता है पिकाचू वोल्ट टैकल करो, तो एकदम पिकाचू भी वोल्ट टैकल कर देता है। दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं और डैमेज ले लेते हैं, बट तभी एश कहता है आयरन टेल करो, तो एकदम पिकाचू आयरन टेल करता है। इसके बदले में रे कहता है उसे रोको, तो एकदम रायचू भी इसे आयरन टेल से रोक देता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं रे कहता है ठंडर बीम करो, तो एकदम रायचू पिकाचू से थोड़ा गैप लेता है और अपनी ठंडर बीम करता है। इसके बदले में एश कहता है ठंडर करो, तो एकदम पिकाचू अपना ठंडर करके इसे ब्लॉक कर देता है। दोनों पोकेमोन की अभी बैटल काफी ज्यादा लाजवाब चल रही होती है। उसके बाद दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर क्विक अटैक करने लगते हैं, लेकिन रायचू मौका देखकर पिकाचू को अपने ठंडर पंच मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर एश घबरा जाता है, लेकिन रे मुस्कुराता है। लेकिन एश कहता है कोई बात नहीं पिकाचू, तुम ये कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि एश अपने पिकाचू को उसके प्रीमियम फॉर्म पर इवॉल्व कर देता है और कहता है पिकाचू तैयार हो जाओ, दोबारा से वोल्ट टैकल करो, तो एकदम पिकाचू अपना वोल्ट टैकल करता है। लेकिन इस वोल्ट टैकल को देखकर रे कहता है उसे डोज करो क्विक अटैक का यूज करके। तो रायचू पिकाचू के वोल्ट टैकल को अपने क्विक अटैक से काउंटर करने की कोशिश कर रहा होता है और एक हद तक उसे ब्लॉक भी कर रहा होता है। पिकाचू रायचू को वोल्ट टैकल मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, इधर से उधर जंप कर रहा होता है, लेकिन रायचू अपने क्विक अटैक से अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए पिकाचू से बच रहा होता है। तो फिर एश को गुस्सा आ जाता है और एश सोचता है कि मुझे रायचू की स्पीड को कम करना होगा। तभी एश कहता है इलेक्ट्रो वेव का यूज करो। तो फिर पिकाचू अपनी आंखों को काम पर लगाता है और रायचू की मूवमेंट को समझ जाता है और एकदम इलेक्ट्रो वेव करके उसके पैर को जकड़ लेता है। अब वो हिल नहीं पा रहा होता है। तभी एश कहता है यही मौका है, वोल्ट टैकल से मारो उसे। तो एकदम प्रीमियम फॉर्म का पिकाचू वोल्ट टैकल से रायचू को मार देता है। रायचू बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और एक थंडर ब्लास्ट भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रायचू को डैमेज तो मिलता है, लेकिन वो हारा नहीं होता है और यही देखकर एश टेंशन में आ जाता है। बट फिर रे कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी तुम्हारा पिकाचू इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गया। तो एश कहता है हाँ ऐसा तो हो नहीं था, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी बैटल करी है और मुझे पता है कि तुम्हारे बैटल करने का पैटर्न क्या है। तो ये सुनकर रे कहता है अच्छी बात है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा मुझे हराने के लिए। ये कहने के बाद फिर रे अपने रायचू को इवॉल्व करता है गोरोचू में। गोरोचू में इवॉल्व होने के बाद तो गोरोचू की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी पूरी बॉडी शाइन करती है, ठंडर में चमकने लगती है। पूरी बैटल फील्ड ठंडर के अंदर शाइन कर रही होती है। पिकाचू को भी इसकी ठंडर महसूस हो रही है। गोरोचू की पावर लेवल इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि इसकी पावर लेवल इस हद तक आ जाती है कि इस पावर लेवल को देखकर एश भी कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा है, गोरोचू में इतनी ज्यादा पावर है। इसे देखकर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसकी पावर मेरे ज़ेप्टोस से भी कहीं ज्यादा है, जबकि मेरा ज़ेप्टोस उस लेवल पर आने के बाद भी इसका सामना नहीं कर पाएगा अपनी एंसेंट फॉर्म लेने के बाद भी। अब इस बात को खुद एश केचम एडमिट कर रहा होता है कि गोरोचू कितना ज्यादा पावरफुल है। बट अगर वो अपनी पावर को इंक्रीज कर ले, अपनी एंसेंट फॉर्म में भी इंक्रीज कर ले अपनी पावर को और ज्यादा, तो बात अलग हो सकती है। बट अभी बात ये नहीं है। हम देखते हैं कि गोरोचू अपना एक बहुत ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा यूनिक एक थंडर टाइप अटैक करता है। इस अटैक का नाम होता है थंडर एजिलिटी स्पार्क और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और पिकाचू को डायरेक्ट हिट करता है, जिसके बाद पिकाचू को एक काफी ज्यादा थंडर वाला शॉक लगता है। एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन भी होता है, थंडर एक्सप्लोजन। उसके बाद पिकाचू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और डैमेज लेता है बहुत ज्यादा। ये देखकर एश को यकीन नहीं आता है और एश काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। एश की पूरी टीम टेंशन में आ जाती है। गिलेट कहते हैं एश संभल कर। नोएल भी यही कह रही होती है, एडन भी यही कह रहा होता है। उधर से क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर ग्रिमसन कह रहे होते हैं हरा दो उसे रे एक बार फिर से। हम
देखते हैं कि एश का पिकाचू इतना ज्यादा डैमेज ले लेता है कि उससे अब ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। वो खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और एक हद तक खड़ा होता है और फिर गिर जाता है। ये देख कर एश हैरान हो जाता है। एश देखता है कि रेफरी अपना फैसला सुनाने ही वाला होता है एंड देन बस ये एपिसोड यहीं पर फिनिश होता है। सो गाइस, अगर आपको देखना है कि इसके आगे क्या होगा तो देखना मत भूलिएगा इसका नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।